आज हम लोग हिंदी व्याकरण का एक पाठ का एक भाग बोली पढ़ेंगे। ठीक है। बोली किसे कहते हैं? भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। क्षेत्र के आधार पर भाषा का सबसे छोटा रूप बोली होता है। एक क्षेत्र के बहुत से लोगों की भाषा को स्थानीय बोली कहा जाता है। यदि एक से अधिक स्थानीय बोलियों को मिला दिया जाए तो उसे उपबोली कहते हैं। एक से अधिक बोलियों को मिलाकर उपभाषा बनती है। इस तथ्य को इस उदाहरण से समझा जा सकता है। एक भाषा क्षेत्र में कई बोलियां होती है, जैसे हिंदी क्षेत्र में खड़ी बोली, ब्रज, अवधी आदि बोलियां हैं, और एक बोली में कई उपबोलियां होती है, जैसे बुंदेली बोली के अंतर्गत लोंघाती, राठौर, पंवारी आदि अनेक उपबोलियां हैं। अब यदि बुंदेली बोली को अधिकतर लोग प्रयोग में लाने लगते हैं तो उसमें साहित्य की रचना की जाती है, तो उसे उपभाषा कह दिया जाएगा। अर्थात जब बोली या उपबोली के किसी रूप में साहित्य का सृजन किया जाने लगता है तो वह उपभाषा कहलाने लगती है। उपभाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है, और जब वह उपभाषा एक सर्वमान्य रूप प्राप्त कर लेती है तो उसे भाषा कह दिया जाता है। मूल रूप से यूँ समझा जाए, जब एक सीमित क्षेत्र में भाषा के अनेक स्थानीय रूप विकसित हो जाते हैं तो उसे बोली कहते हैं, जैसे मारवाड़ी, मगही, गढ़वाली आदि। ठीक है। यहाँ पर कुछ उपभाषाएं हैं और उनकी बोलियां हैं। जैसे पश्चिमी हिंदी उपभाषा है और उसकी बोली है हरियाणवी, बुंदेली, ब्रज, कन्नौजी, खड़ी बोली। पहाड़ी हिंदी उपभाषा है जिसकी बोली है कुमाऊनी, गढ़वाली, मंडियाली। राजस्थानी उपभाषा है जिसकी बोली है जयपुरी, मालवी, मेवाती, हाड़ौती। पूर्वी हिंदी उपभाषा है जिसकी बोली है अवधी, बेघली, छत्तीसगढ़ी। बिहारी हिंदी उपभाषा है जिसकी बोली है भोजपुरी, मैथिली और मगही। भाषा और बोली में अंतर क्या होता है? भाषा और बोली में बहुत सूक्ष्म अंतर होता है, और वह अंतर तात्विक यानी थ्योरेटिकल न होकर व्यवहारिक मीन्स प्रैक्टिकल है। मुख्य अंतर इस प्रकार है। बोलियां किसी एक ही भाषा का अंग होती है। भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है किंतु बोली का क्षेत्र सीमित होता है। साहित्य रचना में भाषा का प्रयोग किया जाता है, जबकि बोलचाल में बोली का। भाषा व्याकरण सम्मत होती है, बोली का व्याकरण नहीं होता। बोली बोलने वाले अपने क्षेत्र के लोगों से तो बोली का प्रयोग करते हैं, लेकिन अपने क्षेत्र के बाहर के लोगों से भाषा का ही प्रयोग करते हैं। लिपि किसे कहते हैं? भाषा का महत्व ध्वनि पर आधारित है। अपने सामने बैठे व्यक्ति से जब हम बातचीत करते हैं तो मौखिक ध्वनियों की मदद लेते हैं, लेकिन जब दूर बैठे व्यक्तियों को हम अपने मनोभावों से परिचित कराना चाहते हैं तो उन्हें मौखिक ध्वनियों को कुछ निश्चित चिन्हों द्वारा नियमों में बांधकर लेखनीबद्ध कर दिया जाता है, जिसे लिपि कहते हैं। सरल शब्दों में कहें तो मौखिक ध्वनियों को जिन निश्चित चिन्हों के माध्यम से एक विशेष व्यवस्था में प्रस्तुत किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। दूसरे शब्दों में किसी भी भाषा के लिखने की विधि को लिपि कहा जाता है। भाषा की ध्वनियाँ जिन लिखित संकेतों में लिखी जाती हैं वे लिपि चिन्ह या सिंबल कहलाते हैं। जैसे हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। हिंदी के लिपि चिन्ह है क, ख, ग, घ, अंग आदि। विभिन्न भाषाएं और उनकी ध्वनियाँ। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। जैसे हिंदी भाषा को जिस रूप में लिखा जाता है उसे देवनागरी लिपि कहते हैं। इसी प्रकार यह तालिका देखिए। फ्रेंच भाषा की लिपि रोमन है, अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है, पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है, उर्दू भाषा की लिपि फारसी है, मराठी भाषा की लिपि देवनागरी है, तिब्बती भाषा की लिपि उच्छेन है, सिंघली भाषा की लिपि अबुगीड़ा है, नेपाली भाषा की लिपि देवनागरी है, चीनी भाषा की लिपि कांजी या फिर कना है, और जापानी भाषा की लिपि हांजी है। ठीक है। भारत की प्राचीन लिपियाँ। भारत की प्राचीनतम लिपि का नाम ब्राह्मी लिपि है। इसी लिपि में अशोक के शिलालेख लिखे गए हैं। उनकी भाषा प्राकृत है, लेकिन लिपि का नाम ब्राह्मी है। इस ब्राह्मी लिपि से ही देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। यह भी जानो, ब्राह्मी लिपि के अतिरिक्त खरोष्ठी लिपि भी राजाओं अपने शिलालेखों में प्रयुक्त
करते थे। वर्तमान समय में भारत में अधिकांश भारतीय भाषाओं जैसे मराठी, बंगला, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, गुजराती आदि भाषाओं की लिपि देवनागरी ही मानी जाती है, जो निरंतर विकसित होती गई है और उसने क्षेत्रीय आधार ले लिया। यूरोप की भाषाओं की लिपि रोमन ही स्वीकार की गई है, थोड़े बहुत अंतर के साथ। धन्यवाद।